साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर की जो है हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो मार्च की करंट अफेयर को लेकर। तो दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत सारे जो हैं आपके मैगजीन्स भी मिल जाएगी, लेकिन ये गारंटी है कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद कंटेंट देख सकते हैं पिछली 2 क्लासों के अंदर। ठीक है दोस्तों, सीरियस स्टूडेंट ही जुड़ें, बाकी टाइम पास वाले स्टूडेंट अपने जो है कहीं और जाके जो है देखें चीज़ों को, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट ही जुड़ेंगे तो ही मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का उद्देश्य पूरा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और पिछली 2 क्लासों में हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं कि पैरा वर्ल्ड कप 2024 हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पैरा वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो राजस्थान की निशानेबाज मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। पैरा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर मोना अग्रवाल राजस्थान की है, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चीन की स्टार शूटर झेंग को हराया इन्होंने। किसको हराया? चीन को हराया इन्होंने। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक तो चीन को हराया, दूसरा क्या है कि पैरा वर्ल्ड कप 2024 है। पैरा कैटेगरी आपको पता है कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है। इन्होंने किसको हराया? चीन की शूटर झेंग को हराया फाइनल के अंदर। 10 मीटर की जो एयर राइफल होती है उसके अंदर इन्होंने जो है क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भी 10 मीटर की एयर राइफल के मिक्स टीम में इन्होंने क्या रजत पदक जीता है। मिक्स में रजत जीता है, सिंगल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मोना ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद ही पेरिस ओलंपिक में कोटा भी हासिल किया। मतलब पेरिस ओलंपिक के लिए भी ये जो है अब जा सकती हैं। कौन? मोना अग्रवाल। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में? तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप तो लगा लो इसको, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो, अभी 100% पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। आगे खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर और जूनियर, ठीक है, महिला खो खो लीग। तो ये चौगान स्टेडियम में आयोजित हुई थी। राजस्थान में खो खो संघ अजमेर जयपुर जिला खो खो संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। इसमें जो राजस्थान की टीम ने प्रथम स्थान जीता है। केवल इतना ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर और जूनियर महिला खो खो लीग हुई थी उसमें जो है राजस्थान ने पहला स्थान लिया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया नेशनल वीमन लीग जो कि आपके 27 फरवरी 2024 को कहाँ पे आयोजित हुई थी? झारखंड में। खेलो इंडिया नेशनल वीमन लीग ये जो है झारखंड में आयोजित हुई थी 27 फरवरी 2024 को। इसमें राजस्थान ने ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीती है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान जहाँ पे भी प्रदर्शन करता है तो अपने आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो खेलो इंडिया नेशनल वुमेंस लीग हो या मोना अग्रवाल वाली बात करें हम, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान ने ऑल ओवर चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीती है। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? गुजरात के सूरत में आयोजित हुई थी। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि कितना कहाँ कब आयोजित हुई थी, ये ध्यान रखना है। गुजरात के सूरत में आयोजित हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे चलते हैं। ये तो खेलों संबंधित चीज़ें होगी। अब देखो पीएम कुसुम सी योजना में जोधपुर डिस्कॉम टॉप पर है। तो देश भर में जो जोधपुर डिस्कॉम है बिजली वितरण करने वाली एक ऐसी कंपनी है जिसने एक माह में 3000 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने का और 1.56 लाख किसानों से समझौता किया है। मतलब जोधपुर डिस्कॉम पूरे देश भर में एकमात्र जो अकेली डिस्कॉम है जो कि 1.56 लाख किसानों से जो है सोलर प्लांट लगाने का समझौता किया है। वो भी 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेंगे अब। ठीक है, कहने का मतलब ये है जोधपुर डिस्कॉम ने 3000 मेगावाट से ज़्यादा का प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के अधीन 14 जिले आते हैं और 1134 प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें 12,000 करोड़ रुपए का जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, कुसुम सी योजना में ये प्लांट स्थापित होकर ऑपरेशनल होने में 1 साल का समय लगेगा। आगामी रबी फसल की जो सीज़न में किसानों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल का टाइम लगेगा और आगामी मतलब जो दिसंबर नवंबर आएगा उस टाइम जो है आपको जो है सर्दियों के टाइम किसानों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। कुसुम योजना की हम बात कर ले तो पीएम कुसुम योजना क्या है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान कुसुम योजना है। जो देखो आप इसको इंग्लिश में देखोगे ना तो प्रधानमंत्री किसान, है ना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, तो इस तरह से इसका पूरा नाम है। इस योजना का जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े हुए क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया। मतलब गांव में जो ऐसे बोरवेल थे जहाँ पर जो लाइट का कनेक्शन नहीं पहुँच पा रहा था, ऑफ ग्रिड हो गए थे, तो वहाँ पर जो है सोलर प्लांट लगा के उसको वापस से जो है काम में लिया गया है। और जहाँ पर जो लाइट कनेक्शन आ रहा था, हाँ मतलब जो नॉर्मली जो लाइट कनेक्शन आता है तारों के माध्यम से ग्रिड के माध्यम से, तो उसको जो है निर्भरता कम करने के लिए जगह जगह सोलर प्लांट लगाए गए। तो कुसुम योजना का उद्देश्य ये है। बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर भी जो है रूफटॉप पे सोलर प्लांट आजकल लगाने लग गए हैं लोग। आगे देखो, व्यस्तम एयरपोर्टों की एक सूची जारी हुई है जिसमें जयपुर एयरपोर्ट को 12वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 12वां स्थान मिला है जयपुर एयरपोर्ट को। ठीक है, व्यवस्था के मामले में यात्री भार की व्यवस्था के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 15 एयरपोर्टों में शामिल है, जिसमें वर्तमान में इसे 12वां स्थान मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट जो है देश में पहले स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 62 लाख यात्री आते हैं। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। और राजस्थान का कौन सा है? जयपुर एयरपोर्ट, जो कि सांगनेर एयरपोर्ट है और जो कि आपके 12वां स्थान प्राप्त किया है। दूसरा किसमें किया है? दूसरा किया है मुंबई ने, तीसरा किसने किया है? बेंगलोर ने प्राप्त किया है। तो इम्पोर्टेंट इतना है कि पहला दिल्ली का, दूसरा और 12वां अपने जयपुर का। हर घर जल में प्रदेश के 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहे हैं। हर जल घर एक योजना है जिसमें 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहे हैं, जबकि 24 जिले अति पिछड़े रहे हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इसमें ये ध्यान रख लेना कि जिसमें डिडवाना और कुचामन जो है ना, वो पहला स्थान रहा है राजस्थान के अंदर। डिडवाना कुचामन पहला स्थान रहा है आपका। ठीक है, इसको ए श्रेणी के अंदर दर्जा दिया गया है। खेड़तल और तिजारा को भी दिया गया है, ये भी जो है आपके जिला है, इसके अंदर इसको भी स्थान मिला है। डिडवाना कुचामन को मिला है, खेड़तल और तिजारा को भी मिला है। ठीक है, टॉप परफॉर्मर रहे ये। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने के संबंध में जो बूंदी जिला है वो 33वें स्थान पर रहा है। बूंदी 100 दिन पूरे देश भर में, पूरे जो है आपके देखो राजस्थान में सीकर जिला मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए, है ना, राजस्थान में सीकर जिला मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए जो है राजस्थान में पहले स्थान पर कौन रहा है? सीकर जिला। और इस रैंकिंग में बूंदी जिला 33वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले स्थान पर सीकर रहा है और 33वें स्थान पर कौन रहा है? बूंदी जिला रहा है। अब देखो, आनंद चौधरी को दूसरी बार रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा गया है। आनंद चौधरी कौन है? आनंद चौधरी वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद चौधरी, और दूसरी बार इनको जो है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया। तो दूसरी बार इनको जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये है आनंद चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चौधरी को यह अवार्ड राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर की गई रिपोर्टिंग के लिए किया गया था। राजस्थान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसमें जो है इन्होंने जो कुछ लूप होल्स है, अनियमितताएं पाई गई थी, उसको उजागर किया था और इसलिए इनको ये जो है अवार्ड मिला है। और 2022 के लिए आनंद चौधरी की एक रिपोर्ट थी, गरीब अपात्र कोठियों वाले पात्र। इस वाली जो है रिपोर्ट का चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, आनंद चौधरी एक जो पत्रकार हैं, इनको जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है।
सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार की हम बात करें तो ये 2024 का है। ये पुरस्कार राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स को दिए जाते हैं। मतलब महिला क्रिकेट को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर दोनों को दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है सीनियर वर्ग में किसको मिला है, ज्योति चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया जाएगा। ज्योति चौधरी सीनियर है, वृंदा शर्मा जूनियर है। ठीक है। राजस्थान की क्रिकेट में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महिला खिलाड़ियों के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो है पुरुषों के लिए तो बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो है राजस्थान के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो योगदान दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत की गई है इस पुरस्कार के लिए। सुंदर कांति जोशी क्रिकेट 2024 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहे हैं। तो आईपीएल से पहले जो है अपने WPL चले थे, तो उसमें जो है महिलाओं का ही बोलबाला रहता है। राजस्थान अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 70 के दशक में भारतीय टीम में खेली राजस्थान की सीता भार्गव को दिया गया है। सीता भार्गव को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इतना, और ये इनकी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है पुरस्कारों में, राजस्थान के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 जो है प्राप्त हुआ है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं 6 मार्च 2024 को संगीत, नृत्य और नाटक और लोक कलाओं के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की हम बात कर लें, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली और संबंध रंगमंच कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकार 2 संयुक्त पुरस्कारों को 2022 और 23 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। जिसमें राजस्थान में किस किस को मिला है, एक तो है बसंत काबरा जो कि सरोद वादक है ना, इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला गया है। ठीक है। एक है दौलत राम वेद, इनको जो है अलाइड थिएटर आर्ट्स और लाइटिंग के लिए मिला है। एक है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनको जो है भपंग वादक के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। मोइनुद्दीन खान को सारंगी के लिए 2023 का मिला है। 2023 का सारंगी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मोइनुद्दीन खान को सारंगी के लिए ऐसे रट लो बस। ठीक है। बसंत काबरा सरोद वादक हैं, इनको मिला है सरोद वादक के लिए। दौलत राम वेद जो है लाइटिंग के लिए, अब लाइट के लिए पैसा चाहिए होता है, पहले से किसके पास है, अपने दौलत जी के पास है, ऐसे याद कर लो है ना। तो लाइटिंग में क्या होता है, खर्चा होता है पैसा, और पैसा किसके पास, दौलत जी के पास है। बसंत काबरा को क्या मिला है, सरोद वादक। गफरुद्दीन मेवाती जोगी को भपंग के लिए मिला है, और मोइनुद्दीन खान को सारंगी वादक 2023 का मिला है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की बात कर लें तो ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। 1952 से, देख लो, मतलब देश आज़ाद होने के बाद से स्टार्ट कर दिए थे। अकादमी पुरस्कार के तहत एक तो ताम्र पत्र दिया जाता है, ठीक है, और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है, मतलब कोई शॉल वगैरह, और उसके अलावा 1 लाख रुपए जो है नगद राशि दी जाती है। ठीक है। और अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो 1 लाख रुपए तो उनको नगद दी जाती है, और फेलोशिप करने के लिए 3 लाख रुपए की अलग से राशि मिलती है। आम्रपत्र मिलता है और अंग वस्त्र मिलता है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह को, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के अंदर, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को उनकी राजस्थानी काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर राजपुरोहित को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया, 1 लाख रुपए का, है ना, और प्रशस्ति पत्र दिया गया, ताम्र फलक दिया गया और श्रीफल का प्रदान कर ये पुरस्कृत किया गया है डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। डीग कलेक्टर हैं श्रुति भारद्वाज को
EKYE में प्रथम स्थान मिला है। डी कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने राजस्थान में आयुष्मान भारत कार्ड की EKYC में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्रुति भारद्वाज ने नीम का थाना कलेक्टर रहते हुए जिले में क्या किया, आयुष्मान भारत कार्ड KYC में श्रेष्ठ कार्य किया। KYC क्या होती है? KYC होती है इलेक्ट्रॉनिक EKYC, एक तो होगी KYC और एक होती है EKYC। KYC होती है नो योर कस्टमर और EKYC होती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने कस्टमर को जानने वाली। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी पहचान की पुष्टि और पर्सनल जानकारी प्राप्ति डिजिटल रूप में की जाती है। ये भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड का प्रमाणीकरण के लिए नागरिकों को आधिकारिक कार्य और सेवाओं के लिए पात्र बनाती है। इसका उपयोग विभिन्न सेक्टर जैसे कि वित्तीय सेवाएं, मोबाइल सिम कार्ड प्राप्ति या अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो EKYC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। किसको मिला है ये? डी की कलेक्टर, वर्तमान में डी की कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, उन्हें मिला है। और ये कहाँ पे इन्होंने काम किया था? वो किया था आपके नीम का थाना जिले में ये काम किया था, इसलिए उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान रोडवेज का डीजल श्रेणी में देश में दूसरा स्थान। राजस्थान रोडवेज का डीजल श्रेणी में देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान सड़क परिवहन उपक्रम संघ, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्ट अवार्ड देने के लिए सम्मानित किया गया है। पूरे देश में दूसरा स्थान है इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। दिया कुमारी जी की बात कर लेते हैं, आपके डिप्टी जो CM है राजस्थान की। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष नियुक्त की गई है दिया कुमारी जी। मतलब रोड डेवलपमेंट करने के लिए जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिया कुमारी वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, संदीप वर्मा जो सार्वजनिक निर्माण के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, इनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का दिया कुमारी को। और जो संदीप वर्मा जी हैं, इनको क्या है? इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण और निगम RSRDC की हम बात कर लें, 1979 में जो है RSBCC के रूप में ये स्थापित किया गया था। 2001 में इसका नाम बदलकर RSRDC कर दिया गया है। ये राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम है जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। महाराजा हुकम सिंह के बारे में बात करते हैं कि जो जैसलमेर के राज परिवार के सदस्य थे और जैसलमेर के पूर्व विधायक भी रहे हैं। इनका भी जो 17 मार्च 2024 को क्या हो गया दोस्तों? 97 साल की उम्र में निधन हो गया। महाराजा हुकम सिंह हुक्म चलाया था इन्होंने 97 साल तक, अपन ऐसे याद कर लेते हैं। जैसलमेर के अंदर राज परिवार में भी थे और पूर्व विधायक भी थे जैसलमेर के। ठीक है, जैसलमेर में ये पहले जिला प्रमुख रहे हैं जैसलमेर के। इम्पोर्टेंट है, अपने आप में पूछा जा सकता है पंचायती राज के अंदर कि राजस्थान के पहले जिला प्रमुख जो है जैसलमेर के पहले जिला प्रमुख कौन थे? वो थे आपके महाराजा हुकम सिंह, जैसलमेर के पहले जिला प्रमुख थे। इसके अलावा 1957 में भी 62 से लगातार जैसलमेर के विधायक रहे हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। अंकित खंडेलवाल की हम बात करें तो ये देश के विख्यात एंकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्हें जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंकित खंडेलवाल एक सामान्य सा नाम और ये एंकर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इनको जो है स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जयपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि ओंकार सिंह लाखावत जो हैं आपके, इनको ओंकार सिंह लाखावत हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। इनको राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रमोशन अथॉरिटी, ठीक है, इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया ओंकार सिंह लाखावत जी को। ओंकार सिंह लाखावत प्राधिकरण में दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने क्या राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन भी किया था, जो कि 19 अगस्त 2006 को किया था। ध्यान रखना कि हमें तो ये इतना सा ध्यान रखना कि विरासत का संरक्षण करना है और संवर्धन प्राधिकरण, विरासतों के संरक्षण करने के लिए जो प्राधिकरण का गठन किया गया है उसमें ओंकार सिंह लाखावत को दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। धनंजय सिंह खींवसर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। धनंजय सिंह खींवसर। अभी आपको पता है कि राजस्थान में जो क्रिकेट एसोसिएशन है RCA, उसके जो है बर्खास्त कर दिए गए थे, तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उनको नियुक्त किया गया है।
ये है धनंजय सिंह खींवसर। ठीक है, अभी आईपीएल मैचों को लेकर भी जो है काफ़ी विवाद रहता है एसएमएस स्टेडियम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि धनंजय सिंह खींवसर जो है आरसी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। राजस्थान सरकार ने 7 निगम और बोर्ड में कुछ नियुक्तियां करी है। तो हम बात करें किसान आयोग के अध्यक्ष जो है छोटू राम चौधरी। किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? छोटू राम चौधरी, CR चौधरी। ठीक है, पूर्व सांसद है नागौर से। जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जसवंत बिश्नोई साहब। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह बाजोर। तो किसान आयोग के कौन है? CR चौधरी, छोटू राम चौधरी। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के कौन है? जसवंत बिश्नोई। तो बिश्नोई दे ध्यान रखना, वो हिरण वाला प्रकरण है ना राजस्थान में, सलमान खान, और तो हिरण को या जीव जंतु को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिश्नोई समाज के लोग देते हैं, तो जसवंत बिश्नोई, ये ध्यान रखना नाम। जीव जंतु जसवंत, ऐसे याद रख लेना, जीव जंतु जसवंत। सैनिक कल्याण की बाजोर साहब जो है, भाई सैनिक कल्याण के अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल जी को बनाया गया है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष गजेंद्र नायक को बनाया गया। अनुसूचित जाति की बात करें हम तो जो है किसको बनाया गया? राजेंद्र नायक को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष चुना गए हैं प्रहलाद टांक। इंपॉर्टेंट है ये सातों जो है डिपार्टमेंट, जो बोर्ड हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। माटी कला बोर्ड के प्रहलाद टांक। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बढ़ाना साहब। ओम प्रकाश बढ़ाना साहब कौन है? आपके देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 6 नए अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए गए। ठीक है, पिछली जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय जो है महाधिवक्ता अलग थे। वर्तमान में जो है 6 नए महाधिवक्ता जो है नई सरकार ने नियुक्त किए गए हैं, और ये राजस्थान सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 6 नए महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जो है संदीप तनेजा साहब हैं। श्री विज्ञान शाह को भी राजस्थान उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता। विज्ञान शाह ये वही है क्या जो भर्ती वाले हैं, भर्ती से संबंधित जो वकील हैं, ये वही है? बताओ आप मुझे, भर्ती से संबंधित वकील हैं वही है क्या जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट के लिए एग्जाम के लिए जो फाइट करके कैंसिल करवाया था? विज्ञान शाह, क्योंकि उनका ही नाम सुना है मैंने, विज्ञान शाह। हो सकता है वही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो 6 हैं, कौन है? एक तो संदीप, विज्ञान, राजेश पवार, और ये जोधपुर में है। महावीर बिश्नोई भी जोधपुर में है, और श्री मनीष जो है ये भी जो है जोधपुर में है, और श्री मंगल शर्मा ये नई दिल्ली में है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। मतलब जोधपुर में तो 2 हैं, जयपुर में भी 2 हैं। जोधपुर में दोस्तों 3 है, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट जो है अपने आप में बड़ी पीठ है। तो जो है जोधपुर हाई कोर्ट में 3 है। कौन कौन है? राजेश, महावीर और मनीष, ऐसे याद रख लो, राजेश, महावीर और मनीष। राजेश, महावीर और मनीष, RMM। और यहाँ पे संदीप और विज्ञान शाह। शिव मंगल का है नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? महाधिवक्ता क्या होते हैं दोस्तों? सरकार के वकील होते हैं। सरकार को जब भी कोई विधिक सहायता चाहिए होती है तो वो सरकार जो है इनको वकील के रूप में नियुक्त करती है कि भाई हमारा जो केस है राजस्थान हाई कोर्ट में लग रहा है जयपुर में, तो इन दोनों में से किसी एक को ये काम दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर जोधपुर में लग रहा है तो इन तीनों में से किसी एक को काम दे दिया जाएगा कि आप हमारी पैरवी करो। और शिव मंगल को उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है राजस्थान सरकार की कोई पैरवी करनी है तो वहाँ पर जो इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों प्रोफेसर निष्ठा जसवाल की हम बात करें तो इनको जो है हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र जी, इन्होंने 4 मार्च 2024 को डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है अंबेडकर विश्वविद्यालय में, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में कुलपति किसने नियुक्त किया गया? वो है प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को। ठीक है, प्रोफेसर निष्ठा जसवाल की कार्यकाल संभालने की तिथि से 3 वर्ष, मतलब अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती हैं, या फिर 70 वर्ष, जो भी आयु पहले प्राप्त कर लें तब तक ये रहेंगी। तो राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र ने प्रोफेसर निष्ठा जो जसवाल हैं, है ना, तो इनको जो है कुलपति नियुक्त किया है। रोजी बेरोलिया बनी देश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर। रोजी बारोलिया प्रदेश की, राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जो है बन गई है। रोजी जो है जयपुर की निवासी है, ऐसे से एक मेकअप आर्टिस्ट भी है,
और ट्रांस राइट एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब जो इनके ट्रांसजेंडर के लिए हितों के लिए अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और जयपुर की निवासी हैं। रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली जो है महिला है, मतलब ट्रांसजेंडर वो है और वो पासपोर्ट प्राप्त करने वाली हैं। ये ध्यान रखना है कि रोजी बारोलिया पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें जो है राजस्थान में पासपोर्ट दिया गया है। राजस्थान में पहली बार गोल्ड माइन की नीलामी की गई है। राजस्थान में पहली बार क्या की गई है? गोल्ड माइंस की नीलामी की गई है। केजीएफ कोलार गोल्ड माइन, ठीक है, याद आया कुछ? केजीएफ मूवी में था गोल्ड माइंस, तो उस तरह से राजस्थान में भी 3 गोल्ड माइंस है, उनकी नीलामी की गई है। ये खाने कहाँ है? बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में और कांकरिया गारा में है। इन भूकिया जगपुरा की माइंस लीज और कांकरिया गारा की कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई नीलामी होगी। इनकी जो नीलामी है वो भारत सरकार के MSTC पोर्टल द्वारा की जाएगी। अगर आपको भी नीलामी में भाग लेना है तो MSTC पोर्टल है, वहाँ पर जाकर आप भारत सरकार के पोर्टल पे नीलामी में भाग ले सकते हो। तो 2 कौन से खाने हैं? एक तो भूकिया जगपुरा है बांसवाड़ा की और एक है कांकरिया गारा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है खनिजों की दृष्टि से राजस्थान के अंदर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 100% क्वेश्चन आ सकता है कि भूकिया जगपुरा का तो अपन ने नाम सुना हुआ है पहले जब हम खनिज पढ़ते हैं, लेकिन कांकरिया गारा का नाम जो है अभी पहली बार हाईलाइट हुआ है। तो पूछा जा सकता है कांकरिया गारा क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे हम बात करें कि भूकिया जगपुरा में गोल्ड की इन खानों में सोने के साथ साथ क्या क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा, निकल मिलेगा और कोबाल्ट खनिज प्राप्त होगा भूकिया जगपुरा के अंदर। मुख्यमंत्री हमारे जो भजन लाल जी शर्मा ने खान भूविज्ञान विभाग के मंत्री भी हैं, है ना। मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी शर्मा हैं वो खान भूविज्ञान विभाग के मंत्री भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बिहार में है सोने का, जबकि राजस्थान में देश का 25% अनुमानित है। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ निकाला जाता है? सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ पर है? भंडार की बात है बिहार के अंदर, ठीक है। राजस्थान में केवल 25% अनुमानित है। राजस्थान में जैसे कहाँ पे? एक तो बांसवाड़ा में, भूकिया जगपुरा में, और दूसरा कौन सा भी मैंने बताया अभी आपको, वहाँ पे भी उसका नाम याद रख लेना, वह है कांकरिया गारा, ठीक है। दौसा में है डाडी बसेड़ी। डूंगरपुर के कहाँ पर है? भारकुंडी अरावली क्षेत्र में। उदयपुर में कहाँ है? डेगोचा, ठीक है, डेगोचा में उदयपुर के अंदर है। दौसा में ढाणी बसेड़ी, बांसवाड़ा में भूकिया जगपुरा, डूंगरपुर में भारकुंडी अरावली, उदयपुर में डगोचा, ठीक है दोस्तों। तो ये है राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है, खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप, ठीक है। आगे चलो। राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर रहा है। केंद्रीय नवीन और नवीकरण मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर रहने के रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो सोलर प्लांट के लिए आवश्यक दशाएं हैं, ठीक है, तो सोलर प्लांट आसानी से लग जाता है। दूसरा पवन ऊर्जा के लिए भी जो रेगिस्तान में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 426 गीगावाट की सर्वाधिक उपलब्धता है यहाँ पर, ठीक है। सौर और पवन ऊर्जा की कितनी है? 426 की क्या है? आवश्यक दशाएं हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान में अब तक 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जबकि कर कितनी सकता है? 426 गीगावाट, अभी तक 24 की। ये सोचो कितना स्कोप है राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसमें से 19 जो है गीगावाट तो सौर ऊर्जा है और 5 गीगावाट पवन ऊर्जा, 24 में से, ठीक है। 24 में से 19 क्या है? आपकी सौर ऊर्जा, और 5 गीगावाट क्या है? आपके पवन ऊर्जा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर भटला पार्क फलोदी में जो है स्थापित किया गया है 2245 मेगावाट का। 2245 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है फलोदी के अंदर। आगे देखो पूरे देश में जो है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो मतदाताओं के लिए ऐप की सुविधा शुरू करी है, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में 18वें लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए विभिन्न ऐप की सुविधा के प्रारंभ किए। तो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐप पूछ लिया जाए, तो इसलिए हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है।
सबसे पहले क्या है कि लगभग 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को नाम जुड़वाने से लेकर बूथ एवं उम्मीदवार की जानकारी इस ऐप पर मिल सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन जमा कराना होगा और आयोग की तरफ से ऐप के जरिए जो है स्वीकृति मिलेगी। वोटों की गिनती व चुनावों के नतीजों में हर लोकसभा सीट पर घर बैठे जानकारी मिल सकेगी। इसमें पोस्टल बडी पोर्टल के माध्यम से डाक मतपत्रों के लिए आवेदन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा इस वाले जो सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको बताया था पोस्टल बडी ऐप जो है मतदाताओं के लिए किया है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं मतदाता संबंधी जानकारी, जो कि है वर्तमान में राजस्थान में 5.32 करोड़ मतदाता हैं, है ना, जो कि 2019 की तुलना में 9.48% बढ़े। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितनी जो है मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पुरुष मतदाता है 2.77 करोड़, महिला मतदाता है 2.55 करोड़। 2.77 करोड़ पुरुष है, 2.55 करोड़ क्या है महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर कितने हैं, है ना, थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर हम बात करें तो 616 है। ठीक है, तो राजस्थान में मतदाताओं के लैंगिक अनुपात में सुधार हुआ है। वर्तमान में प्रति 1000 पुरुषों पर 920 महिलाओं की तुलना में 930 हो गया है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इसको यहाँ पे कर लिया ना तो बहुत लोगों से आप आगे हो जाओगे। तो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या बड़ी है, तो इसलिए जो है लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो मतदाताओं का लिंगानुपात है वो है 923। ठीक है दोस्तों, आगे देखो कुछ ऐप हैं जो मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ ऐप जो है निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए हैं। ये एक सक्षम ऐप, तो देखो आपने ना इस तरह का करंट अफेयर कहीं नहीं देखा होगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बाहर आ गया ना तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी कह रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा करंट अफेयर का, अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी है तो। अगर आपने नहीं देखी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने सीरीज़ देख रहे हो, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो और कमेंट में बताओ कुछ और इस तरह से आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आपके लिए हमेशा मैं लेके आऊँगा ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐप की बात कर लेते हैं। सक्षम ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐप के द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए, तो ये इतना सा ध्यान रखना है, सक्षम ऐप है वो दिव्यांग मतदाताओं की सूची में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। फिर है वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसके माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से दिख सकेगा कि है ना उनका नाम शामिल है या कट गया है या क्या है ना, वोटर हेल्पलाइन। एक है नो योर कैंडिडेट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव का नाम लड़ रहा है तो उसकी जो है उसका नाम, उसकी शिक्षा, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो है नॉमिनी जो चुनाव लड़ रहा है उसका शिक्षा का बैकग्राउंड, उसका नाम, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नो योर कैंडिडेट वाला ऐप है। एक है ई लर्निंग ऐप। ई लर्निंग मतलब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। एक है सी विजिल ऐप, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट ऐप है। इसके तहत कोई जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है ना और गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में चुनाव आयोग को सूचना देनी होती है, शिकायत करनी होती है। तो एक शिकायत वाला ऐप है कि मान लो कहीं पे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर जो गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, चुनाव आयोग को शिकायत करनी है तो आप इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। और इस ऐप में यह है कि 24 घंटे के अंदर एक्शन होगा, 24 घंटे के अंदर एक्शन होता है इसके अंदर। उसका वीडियो भी बना सकते हैं और फोटो भी अपलोड कर सकते हैं उस मामले का, तो तुरंत कार्रवाई होती है दोस्तों। सी विजिल ऐप है, अगर मान लो कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है कोई कैंडिडेट तो इस ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। और हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं ना जो आचार संहिता का पालन करवाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि इस ऐप को इतना महत्वपूर्णता से लिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी, नहीं तो जो है आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो शिकायत पर जो है निस्तारण तुरंत होना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। वोटर टर्न आउट, वोटर टर्न आउट क्या है? वोटर टर्न आउट क्या है? वोटर टर्न आउट है दोस्तों मतगणना के समय सक्रिय होने पर मतगणना से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, ये है बात। एक है सुविधा कैंडिडेट ऐप, इसमें राजनीतिक दलों और जो चुनावी जो उम्मीदवार हैं किसी चुनावी कार्यक्रम की मंजूरी के लिए
अधिकारियों के यहाँ पे जाने की उपलब्ध ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सुविधा दे दी है कैंडिडेट को कि आप ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से भी परमिशन ले सकते हैं। एक है इनकोर ऐप। इस ऐप के जरिए चुनाव प्रबंधन की ओर से कोर टीम के जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं। आचार संहिता से उल्लंघन जो है संबंधित कार्रवाई की जाती है। तो सी विजिल और इनकोर ये ध्यान रखना, सक्षम भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। ये तीन में स्पेशली ध्यान रखना आप कौन कौन से, तो रखना है आपको सक्षम, एक है इनकोर ऐप और एक है आपके सी विजिल ऐप। ये तीन याद रखना है स्पेशली, ठीक है दोस्तों इस बार पहली बार है ना लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के भी जो चुनाव हुए थे दिसंबर में नवंबर में हुए थे, तो 2023 के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि पहली बार जो है होम वोटिंग की शुरुआत की गई थी और इस लोकसभा चुनाव में भी होम वोटिंग का प्रावधान रखा गया है। इसके अंदर क्या है कि राजस्थान में जो है, देखो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 80 वर्ष की आयु के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी। मतलब होम वोटिंग का मतलब ये होगा कि आप है ना जो बुजुर्ग लोग हैं जो है बूथ तक नहीं आ सकते, है ना, मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए सुविधा दी गई है कि आप जो है एक टीम बनाई जाएगी और वो टीम जो है उनके पर्टिकुलर घर जाएगी, प्रत्येक एक के घर जाएगी और वहाँ पर जो है वोट उनसे डलवाएंगी। तो ये जो सुविधा प्रदान की गई थी। तो इस लोकसभा में जो है लोकसभा चुनाव के अंदर इसकी जो समय सीमा है, मतलब जो उम्र है वो 85 वर्ष कर दी गई है। 80 वर्ष थी पहले, 80 वर्ष तक के जो बुजुर्ग लोग थे वो इसमें शामिल थे। अब इसको वो 85 वर्ष तक कर दिया गया है, क्योंकि है ना फिर काफ़ी जो है 80 वर्ष तक करने से काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है होम वोटिंग करवाई जा रही थी, जो कि अपने आप में चुनाव आयोग मैनेज नहीं करवा रहा था उस चीज़ को। तो अब इसकी जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई है, 5 साल 85 वर्ष कर दी गई है। देश के 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 40% से अधिक जो दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाता हैं उनके लिए होम वोटिंग शुरू की गई है। ये एक ये विशेष टीम होती है जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों मतलब एजेंट होते हैं, उनकी मौजूदगी में होम वोटिंग वाले मतदाता के घर पर पहुंचकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाए जाते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान, पोस्टल बैलेट आपको पता होगा क्या होता है। जो कि पोस्टल बैलेट होता है कि एक तरह से एक पर्चा देता है कि जैसे कोई विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है उसमें कौन कौन से खड़े हों, उसमें एक वो पर्चा होता है, उसमें उसके नाम और चुनाव चिन्ह होता है, उसके आगे जो टिक लगाना होता है और उसको समेट के वापस उस बॉक्स में डाल देना होता है। तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चुनाव होते हैं ना, पोस्टल बैलेट के माध्यम से होते हैं, क्योंकि उनकी तो चुनाव में ड्यूटी रहती है। तो चुनाव में ड्यूटी रहती है तो वो मतदान कैसे करेंगे, इसलिए उनको पहले ही जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव करवा लिए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है, प्रवीण गुप्ता साहब हैं। प्रवीण गुप्ता साहब क्या हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, चुनाव का माहौल था तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्वाचन आयोग है उनके जो राजस्थान के अंदर कौन है अध्यक्ष, तो वो कौन है आपके मुख्य निर्वाचन आयोग प्रवीण गुप्ता साहब। तो ये चुनाव वाला है पूरा, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन निर्भय की हम बात करें अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भरतपुर रेंज के सभी जिले जो हो गए, जैसे इसमें भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी, इसमें ये शुरू किया गया ऑपरेशन निर्भय। इसमें जो है आगामी लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और भयमुक्त कराने के लिए, आगामी लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और भयमुक्त कराने के उद्देश्य ये शुरू किया गया है ये ऑपरेशन निर्भय। इसके तहत वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई थी, मतलब संदेह के आधार पर भी इनको पकड़ लिया गया था। दोस्तों ये है अपना आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी, इसमें कुछ पुरस्कार भी देखे हैं, तो कुछ आपके जो है स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर भी देखा है। उसके बाद हमने जो है लोकसभा चुनाव से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कर ली है। अब हम नेक्स्ट वाले जो करंट अफेयर में उसमें जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर को थोड़ा देखेंगे, तो फिर हम जो है धीरे धीरे इन चीज़ों पर चल रहे हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों पे चलने के बाद जो है हमारा एक करंट अफेयर का पूरा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम जो है मार्च का करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्च के करंट अफेयर के बाद हम उल्टा चल रहे हैं, 3-3 महीने का बना रहे हैं, मार्च फिर उसके बाद फरवरी का और जनवरी का ऐसे देखेंगे, फिर इसकी एक पूरी मैराथन होगी। तो इस तरह से जो है चीज़ों को चलाएँगे ताकि जो है हमारा जो है करंट अफेयर में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। हमारा उद्देश्य केवल यही है और ये कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज़ दोस्तों। तो चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है,
और नहीं जुड़े हो, नए नए अगर आप आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे चलने वाली है। अगर आप इसको नहीं लेते हो, इस वीडियो को नहीं देखते हो, तो आपकी ये जो है बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आपका सिलेक्शन में कहीं बाधा आएगी तो वो आएगा करंट अफेयर। जैसे EORO के एग्ज़ाम में देखा था 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी को नहीं आते थे करंट अफेयर के, और बाकी बचा हुआ पेपर ऐसा था कि वो अंधे को भी कर सकता था, कोई मतलब कोई भी कर सकता था, गधा घोड़ा लूला लंगड़ा सब कर सकते थे, क्योंकि वो पेपर इस तरह का बनाया हुआ था। तो दोस्तों बात यह है कि कुल मिला के कि आपको जो है अगर करंट अफेयर तैयार करना है तो आप मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश भी इस पे जो चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी भी आपके बहुत सारे एग्जाम में आने वाली है। टेंस मैंने पढ़ा दिए, डिटर्मिनर्स मैंने पढ़ा दिए, मॉडल्स मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। अब आने वाली क्लास भी हो जाएगी, टेंस में भी मैंने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया, पास्ट टेंस में आज जो है नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सही में तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों लंबा हो या छोटा हो, 1 घंटे के वीडियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वास्तव रूप में आप तैयारी कर रहे हो, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हो, तो आपको जो है बिल्कुल क्लास लेनी चाहिए। और क्लास लेने के बाद जो है आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार कंटेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे कंटेंट में से आते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने 5-6 एग्ज़ाम निकाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो है आपके लिए जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये कंटेंट लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। आगे वाले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।